बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मॉन्टेस्क्यू। इससे पहले कि मॉन्टेस्क्यू के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करें, कुछ हद तक उनकी लाइफ के बारे में अंडरस्टैंड करें, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो रिदम हमारा पिछले कई माह से चला आ रहा है, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं और मैं वापस जाऊंगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरीज की तरफ। तो एज पर एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरीज की जब जिक्र आता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम इनको पढ़ते हैं। जो है क्या कहते हैं उसको, निकोलो मैकेवेली, मैकेवेलियन कॉन्सेप्ट डिस्कोर्सेस एंड प्रिंस, ये दो किताबें जिसको हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया, इसके बाद पढ़ते हैं। तो यहाँ से रियलिज्म का कॉन्सेप्ट भी मिडीवल टाइम पीरियड में इमर्ज करता है। तो यही रियलिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली फॉलो करते हैं थॉमस हॉब्स। 1588 टू 1679 इनका एरा है। इसमें हमने डिटेल में बात की। हॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी माने जाते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में that he was the you can say that the among the final those realist thinkers जो कि अपने उस स्टेज पर आ गए थे जहां पर उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि किसी तरह मोनार्की को बचाया जा सके, सस्टेन किया जा सके और मोनार्क को ही हल बताया जाए तमाम तर सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक मसाइल का। और मोनार्की के बारे में ही उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया, इसीलिए फिर उनको पूरे का पूरा बैकग्राउंड बनाना पड़ा अपनी थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ। इसके बारे में हमने डिटेल में लेक्चर्स भी कंडक्ट किए। उसमें वो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट बताते हैं, ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट बताते हैं और लॉ ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट बताते हैं। फिर बताते हैं कि क्यों एक यूनिलैटरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्यों एक मोनार्क इमर्ज होना चाहिए, उसके पास जो सोवरेनिटी होगी वो अल्टीमेट सोवरेनिटी होगी, सुप्रीम होगी, फाइनल अथॉरिटी होगा, अबव द लॉ होगा, उसके पास सारे के सारे ताकतवर फैसला करने के सारे जो कवानीन है उनको किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। जो मैसेज हैं उनको सब्जेक्ट्स कहा गया। सब्जेक्ट्स जिस तरह से मैं और आप बहुत सी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ये कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, ये मेरा हेडफोन हो गया, आपके साथ जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जिस तरह भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चीजें, थिंग्स, और चीजों को आपको पता है मैं और आप इस्तेमाल में लाते हैं अपनी भलाई के लिए। तो थॉमस हॉब्स बिल्कुल वैसे ही बात करता है जिस तरह निकोलो मैकियावेली बात करता है कि बेसिकली जो मैसेज हैं सब्जेक्ट्स होते हैं और इनकी जिंदगी भी अगर स्टेट को चाहिए हो तो नो वरीज, इनके कोई खास राइट्स नहीं है, ये राइट्स को सरेंडर करके अल्टीमेट सॉवरेनिटी उस एक बादशाह को देते हैं। और बेसिकली लेवाइथन के अंदर उसने ये जो सी मॉन्स्टर का कॉन्सेप्ट है और ये सारी चीजें उसकी अपनी किताब में मौजूद है। इसका रीबटल हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद एक और बड़ी पावरफुल जो पर्सनालिटी है वेस्ट के अंदर इमर्ज करती है, जॉन लॉक। 1632 से 1704 तक इनका एरा है और इन्होंने बड़ा खूबसूरत रीबटल दिया, जहां जो थॉमस हॉब्स हैं वो समझते हैं कि इंसान बाय नेचर नास्टी है, सेल्फिश है, इनसिक्योर फील करता है और उसके साथ साथ इंसान की जो नेचर है वही ईवल पे बेस करती है। जॉन लॉक ने इसको रिबट किया और जॉन लॉक बेसिकली हॉबियन कॉन्सेप्ट को हॉबियन ग्राउंड्स पर ही रिबट करते हैं और जब रिबट करते हैं तो उस रिबटल में वो उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। जॉन लॉक भी बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर में था इंसान, फिर उसको सोसाइटी बनानी पड़ी, समाज बनाना पड़ा, उसके बाद वो बात करते हैं, फिर रियासत का क्याम आया, फिर ह्यूमन नेचर के ऊपर बात करते हैं, फिर जॉन लॉक बात करते हैं लॉ ऑफ नेचर के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इन तमाम एस्पेक्ट का 180 डिग्री का जाविया तब्दील कर देते हैं और जॉन लॉक कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन का कॉन्सेप्ट नहीं था। हॉब्स को थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हुई है हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हुए और हिस्ट्री को इंटरप्रेट करते हुए। इसी तरह ह्यूमन नेचर जो है वो तो बड़ी कोऑपरेटिव है, बड़ी इनोसेंट है, विजडम ओरिएंटेड है, मैन अशरफुल मखलूकात है और इंसान एक दूसरे के अगेंस्ट था ही नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ नेचर में तो इंसान ज्यादा खुश था। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर तो इंसान ज्यादा लिबर्टी फील कर रहा था, ज्यादा इंडिपेंडेंट था। तो ये बड़े कॉन्सेप्ट बताते हैं और उन्हीं तीन ग्राउंड्स के ऊपर रिबट करते हैं। तो डिटेल में इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। इंशाल्लाह जिंदगी में आगे कभी मौका मिला तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट का
पैरेलल रख लूंगा जब हम इन तीनों को कवर कर लेंगे, या लेटर ऑन फिर कभी को ऐसा टाइम आया तो इसको भी हम मतलब दोबारा तीनों को पैरेलल पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद का जो दौर आता है, जो जॉन लॉक के बाद का दौर है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली एक ऐसा टाइम पीरियड है यूरोप के अंदर जहां पर एक और पर्सनालिटी इमर्ज करती है, इनका नाम है मोंटेस्की। और इनके बाद या इनके पैरेलल ही एक दौर आता है जैक्वस जीन्स रूसो का। बेसिकली रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। तो रूसो को पढ़ने से पहले चूंकि उस एरा में वेस्ट में मोंटेस्की हैं, तो हम पहले मोंटेस्की को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा हॉबियन कॉन्सेप्ट है, जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है, लिबरल व्यू है, हॉब का रियलिस्ट व्यू है, और फिर एक नई सोच हमारे सामने जब रोसो के कॉन्सेप्ट्स पे आती है, जो कुछ हद तक मानते हैं हॉबियन कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन ज्यादा उनका टिल्ट जॉन लॉक की तरफ है। और यहाँ से फिर वेस्ट के अंदर एक नया दरवाजा, एक नया रास्ता खुला डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस का, ह्यूमन लिबर्टी का, इंसानों की आजादी का, ह्यूमन इक्वालिटी का, इगैलिटेरियन सोसाइटी का, पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट और मोनार्की से उन्होंने काफी हद तक जो अपनी जान छुड़ाई। और यही इनलाइटनमेंट पीरियड है, इसी को आइडियल एरा भी कहते हैं, आइडियलिज्म का एरा भी कहते हैं। आईआर में कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिस तरह स्टोइक्स 300 बीसी से स्टोइसिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, फिर मिडिवल एज में आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, फिर लेटर ऑन 20वीं सदी में फर्स्ट डॉक्टर वुडरो विल्सन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनके दौर में एक लिबरल कॉन्सेप्ट आया जिसको कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, ये तो आइडियलिज्म और लिबरलिज्म एक था। हालांकि वुडरो विल्सन बेसिकली ही वाज इंस्पायर्ड बाय द मिडिवल एजेस के जो थिंकर्स थे, जिन्होंने एनलाइटनमेंट पीरियड में आइडियलिस्टिक स्कूल को फॉलो किया था, आइडिया को फॉलो किया था, साइंस, इनोवेशन, डिस्कवरीज और मजहब से हट के उस वक्त का जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी उसके अगेंस्ट जो लोग आए थे, ये उनको पसंद करते थे। और उस दौर में फिर इंसान ने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बहुत सी कामयाबी भी हासिल की थी। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो वुडरो विल्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो भी आइडियलिस्टिक अप्रोच रखते थे, इसीलिए उनकी थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट, उनके मानने को यूटोपिया भी कहा जाता है। खैर वो उनके कॉन्सेप्ट अब आईआर में ज्यादा चला गया, इंटरनेशनल रिलेशन में ज्यादा चला गया, तो इधर हम उस पर इतनी बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसका एक बैकग्राउंड डेवलप करने के लिए और एक इन्वायरमेंट इंटेलेक्चुअल डिबेट के लिए बनाने के लिए पूरी की पूरी तमहीद बता दूं। अब हमने चूंकि आज पढ़ना है मोंटेस्की को, तो मोंटेस्की को पढ़ने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि 1689 से 1755 का जो एरा है, इस एरा के अंदर स्टूडेंट्स कौन से ऐसे डायनामिक्स थे जिसकी वजह से मोंटेस्की जो है उनकी इस तरह की सोच इमर्ज की। तो याद रखिएगा, मैं एक जर्नल फॉर्मूला पढ़ाता हूँ या बताता हूँ, और आपसे भी मैंने शेयर किया होगा, चाहे आप सोशल लिबरल साइंसेस को पढ़ें, लिबरल आर्ट्स को पढ़ें, यूएस में इसको लिबरल आर्ट्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स जो बेसिकली सोशल साइंसेस हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, लॉ है, और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स जो इकोनॉमिक्स उसमें आ जाता है। इन तमाम चीजों को हम अपने दौर के हिसाब से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और अगर आप आज के दौर में इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उन ऑथर्स, उन स्कॉलर्स, उन मेन ऑफ विजडम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको वापस उस दौर में जाना पड़ेगा। जिस तरह हमने निकोलो मैकियावेली को जब डिस्कस किया, हमने उसके एरा को देखा, फ्लोरेंस में क्या हालात चल रहे थे, वहाँ वीनस में क्या होता था, और उसके बाद पेपर शेट की रियासत थी, वो 5 रियासतें आपस में लड़ रही, तो सोसाइटी क्या कर रही थी। तो इसी तरह किसी भी थिंकर की जो थॉट्स हैं उसके साथ जब आप इंसाफ करते हैं, तो वो तभी होता है कि जिस डायलेक्ट में, जिस लहजे में, जिस वोकैबुलरी में, जिस दौर में, जिस सोशल कंडीशन में वो टर्म वो यूज कर रहा है, उसको समझना है और फिर उसको कोरिलेट करना है आपने अपने दौर के साथ। तो मोंटेस्की का अगर हम बैकग्राउंड देखें, मोंटेस्की की अगर हम पूरी लाइफ को देखें, तो हमें मालूम ये पड़ता है कि मोंटेस्की बेसिकली एक एफ्लुएंशियल अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुआ, पहली बात। तो दूसरी बात स्टूडेंट्स,
कि मोंटेस्की की जो वालिदा थी वो बहुत ज्यादा पैसे वाली खातून थी, तो ऑब्वियस सी बात है इनके घर के अंदर जो इन्फ्लुएंस था वो मदर साइड से ज्यादा उस दौर के हिसाब से इनकी वालिदा ने जब इनके वालिद से मैरिज कंडक्ट की या उसको फॉर्मुलेट स्ट्रक्चर दिया, शादी की, तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स उस वक्त जो डॉवरी का कॉन्सेप्ट था, जिसको डॉवरी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, अच्छा, तो उस वक्त के उस दौर के हिसाब से जो मोंटेस्की की वालिदा हैं उन्होंने डावरी पे की, के महज उसको हमारे यहाँ कहा जाता है, यानी पैसे अदा किए मोंटेस्की के वालिद को और इनको घर दमाद या इस तरह का आप समझ लें अपनी फैमिली में इनको ले आई। और उस वक्त उनकी फैमिली में जो ज्यादातर इन्फ्लुएंस था वो ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस था जो लॉ की प्रैक्टिस से ज्यादा एसोसिएटेड थे, और उनमें से ही जो एक अंकल हैं मोंटेस्की के, वो एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे। तो मोंटेस्की अपनी इनिशियल एजेस में ही, अपनी उम्र के शुरू के अदवार में ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, यानी कानून किसको कहते हैं, एक नेचर के कानून के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इंसान की जिंदगी में, जो एक तरतीब होती है, जो एक रब्त होता है, उसमें कानून की क्या इम्पोर्टेंस है, और सोर्स इसके साथ साथ रियासत, मुमलिकत, हुकूमतें, इनमें कानून का क्या अमल दखल। इसी वजह से अपनी इनिशियल लाइफ में बहुत सी राइटिंग्स जो है मोंटेस्की ने लिखी, जिसमें से इनकी एक बड़ी खूबसूरत जो राइटिंग है द पर्शियन लैटर, ये 1721 में पब्लिश हुआ, और ये बेसिकली बुक ऑफ फिलोसफी थी, जिसमें ओल्डर और जो नेसेंट कॉन्सेप्ट है फिलोसफी की, इसकी डिबेट काफी डिटेल में इन्होंने की हुई थी। It was an immediate success when Montesquieu was revealed as an author. His reputation was established, although his fame at this point was rested upon his abilities as a wit and आप समझ लें ये विटी किस्म का जो लिखने वाले होते हैं, तंज़ो मिज़ाह टाइप की जो राइटिंग्स हैं, एज ए रेपुटेशन इसकी ये थी, लेकिन फिर भी इस जो पर्शियन लेटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हुआ कि ये अच्छा प्रोलिफिक राइटर। दूसरी बात इन्होंने जो अपनी दूसरी कंट्रीब्यूशन की वो 1734 में है, कंट्रीब्यूशन ऑन द ग्रेटनेस एंड डिक्लाइन ऑफ रोम। अगर आप देखें तो ये वही पैटर्न है जिसको निकोलो मैकियावेली डिस्कोर्सेस, उनकी पहली किताब जो इतनी मशहूर नहीं हुई लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर को पढ़ने के बाद, उसकी आर्काइव्स को खोजने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, कई साल उस पर टाइम लगाने के बाद उन्होंने डिस्कोर्सेस में उसको डिस्कस किया था। तो इन्होंने भी एक ऐसी किताब लिखी। उसके बाद वो किताब जिससे इनको बहुत ज्यादा पजीराई मिली, यानी बहुत ज्यादा मशहूर एक ऑथर बन गए, यहाँ तक कि इनकी जो स्कॉलरली डिबेट है उसका इन्फ्लुएंस यूरोप में इमर्ज किया। और मजे की बात यह है कि आज के फ्रांस में और उसके साथ साथ यूरोप के बेशतर ममालिक में, स्पेशली अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर भी, कि जो इनकी थॉट्स थी वो आज कानून का हिस्सा बन चुकी हैं, मुमलिकत के कायदों का हिस्सा बन चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुकी हैं, और पाकिस्तान और भारत भी इन्हीं के इन कॉन्सेप्ट्स को मानते हैं, बल्कि अपने आइन का हिस्सा बनाया हुआ है। और वो किताब इनकी 1748 में जो आती है, इट वाज द स्पिरिट ऑफ लॉ, कवानीन की रूह। द स्पिरिट ऑफ लॉज का मतलब ये है द फिलोसफी बिहाइंड लॉ, द सोल ऑफ लॉ, यानी किसी भी कानून के पीछे उसका फलसफा क्या है, किसी भी कानून के पीछे की दानिशमंदी क्या है, वो इंटेलेक्ट क्या है, वो स्पिरिट क्या है, वो लाइफ क्या है, जो किसी कानून को इस काबिल बनाती है कि माशरा उससे फायदा हासिल करे, और जो माशरे के अंदर एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड है, जो एक्सप्लॉयटेशन की जाती है अशराफिया की तरफ से, एलीट क्लासेस की तरफ से, उससे बचा जा सके और एक अच्छी खूबसूरत बैलेंस्ड और इगैलिटेरियन सोसाइटी तरतीब दी जा सके। स्पिरिट ऑफ लॉ के बारे में चूंकि हमने आज ज्यादा डिस्कशन इसी पे करनी है, तो थोड़ी चीजें मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर इस किताब का क्या था। कि बेसिकली
31 बुक्स में डिवाइड किया गया। इसका एक शौराए आफाक लिटरेचर है स्पिरिट ऑफ लॉज के नाम से, जिसमें जो पहला पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट, इसमें 8 किताबें हैं। इट कंटेन्स 8 बुक्स, डील्स विद लॉ इन जर्नल एंड विद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर। जर्नली कानून, कानून की टाइप, आज हम पढ़ेंगे कानून की एग्जाम क्या है। इनके नजदीक, मॉन्टेस्की के नजदीक कवानीन क्यों बनते हैं, कवानीन की टाइप्स क्या होती हैं, जनरल लॉज क्या होते हैं, स्पेसिफिक लॉज क्या होते हैं, पॉजिटिव लॉज क्या होते हैं, इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं, सोसाइटी को डील करने के जो लॉ, म्यूनिसिपल लॉज की टर्म हम देखते हैं, पब्लिक लॉज क्या होते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में जो जर्नलाइजेशन है वो इन्होंने दी, लेकिन पर्टिकुलर इन्होंने काम किया कि अपनी इस किताब में इन्होंने पर्टिकुलराइज कर दिया गवर्नमेंट्स की डिबेट के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें कोई ऑलमोस्ट, सेकंड पार्ट में 5 बुक्स हैं जो कि डील करती हैं विद मिलिट्री अरेंजमेंट्स एंड टैक्सेशन। यानी जब आप रियासती मामलात कर लें, रियासत की चीजें कर लें, तो उसके बाद आपने इस तरह से जो रियासत के मामलात हैं उनको चलाना है, और उनको चलाने के लिए फिर आपको किस किस तरीके कार को अपना कानून का हिस्सा भी बनाना पड़ेगा, और फिर पॉलिसीज भी बनानी पड़ेगी, और फिर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट जो इनका है उसमें 6 बुक्स हैं जो कि डील करती हैं मैनर्स एंड कस्टम्स एंड देयर डिपेंडेंस ऑन क्लाइमेट कंडीशन। अब ये बड़ी खूबसूरत चीज है। अब यहाँ पे एक इस्लाम का इम्तजाज आपको मिलेगा। मोंटेस्की देखें हमें मिलते हैं तकरीबन तकरीबन 17वीं सदी के करीब, और 17वीं सदी के भी आखिर में हमें मिलते हैं 1689 में। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि 13वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों के उफक से एक सितारा चमकता है जिसका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने खल्दून, जिन्होंने किताब लिखी थी मुकद्दमा। मुकद्दमा के अंदर इब्ने खल्दून डिफरेंट फसलें, चैप्टर्स एंड सब चैप्टर, उसको वो फसल कहते हैं। मैं इंशाल्लाह जब मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स पे आऊंगा तो आपको मुकद्दमा किताब से ही इब्ने खल्दून को पढ़ाऊंगा। इवन के इब्ने खल्दून पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक आधी वीडियो अपलोड भी की। तो मुकद्दमा में इब्ने खल्दून क्लाइमेट का लोगों की जिंदगी पे क्या बिहेवियर होता है, कस्टम्स का क्या बिहेवियर होता है, ट्रेडिशन की क्या वैल्यूज हैं, और इसके साथ साथ जो सिविलाइजेशनल ट्रेंड चलते हैं कौमों में, कि कुछ कौमें ऐसी होती हैं जिनको मोनार्की सूट करती है, कुछ कौमें ऐसी होती हैं जिनको ओलिगार्की सूट करती है। तो इसके ऊपर बड़ी ग्रेट डिबेट है, और ये वही एनोलॉजी है जो हम मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर जब पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह वेस्ट का जो विजडम है, इट इज अ बोरोड विजडम फ्रॉम मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स। क्योंकि यही बात जो करीबन 17वीं सदी में मोंटेस्की अपने लिटरेचर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये 13वीं सदी में इब्ने खल्दून कर चुके हैं, और बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की। फोर्थ पार्ट जब आता है तो इसकी 5 बुक्स हैं, और ये डायरेक्टली डील करते हैं इकोनॉमिक्स से। अब मजे की बात है, इब्ने खल्दून फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि इब्ने खल्दून वाज द फर्स्ट मैन हु टर्म मैनी who coined many terms. For example, जब हम इब्ने खल्दून को देखते हैं तो हमें मिलता है इल्मुल इमरान, इमरानियात, सोशियोलॉजी उन्होंने टर्म की। इसी तरह आज हम इंटरनेशनल रिलेशन में, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, सियासी मईशत या मईशत और सियासत का इम्तजाज। तो जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, इवन के कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, खुदकार, खुद से अपना बिजनेस इन्वेस्टमेंट करके, और एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी इब्ने खल्दून ने दे दिया था। उन्होंने पहले बताया था कि किस तरह से सोसाइटी में पब्लिक सेक्टर जॉब्स कम होनी चाहिए, स्टेट के ऊपर बोझ पब्लिक एम्प्लॉयज का कम होना चाहिए, प्राइवेट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप लोगों में इनकरेज करना चाहिए। इसके ऊपर भी डिटेल इंशाल्लाह अपने खल्दून में हम बात करेंगे। तो अब आप ये रिदम मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी थिंकर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। सिर्फ और सिर्फ लॉ पे बात नहीं कर रहा, डिफरेंट डिस्कोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पे बात कर रहा है, बिहेवियर्स पे बात कर रहा है, क्लाइमेट पे बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहा है। और फिफ्थ पार्ट में 3 किताबें हैं जो कि डील करती हैं रिलीजन से, आइडियोलॉजी से। यानी सोसाइटी में रिलीजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, किसी भी सोसाइटी में आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लोगों के लिए क्यों जरूरी है रिलीजन, आइडियोलॉजी क्यों जरूरी है। इसके साथ साथ आप बात करते हैं सिक्स एंड लास्ट पार्ट में, जो कि 5 किताबें जिसमें है, 5 बुक्स में है। It represents a sort of supplement dealing especially with Rome, French and feudal law. क्योंकि फ्रांस इनका बेसिकली
फोकस था। फ्रांस में ही ये फ्रेंच जो मोनार्की थी उसको तब्दील करना चाहते थे, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह जॉन लॉक बात कर रहे हैं। तो ये काफी फैली हुई कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट कर रहे हैं इन तमाम की तमाम 31 बुक्स में, जिसका बेसिकली एक कलेक्टिव जो टाइटल है द स्पिरिट ऑफ लॉज है, क्योंकि ये सब की सब चीजों को लॉ से ही नथी करेंगे, लॉ से ही जोड़ेंगे और लॉ से ही कोरिलेट करेंगे। तो इससे पहले कि अब हम कॉन्सेप्शन ऑफ लॉ की तरफ आए, मैं आपको बताता चलूं कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को जो कहते हैं ना डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे पहले, फिर आखिर में उनको असेंबल करेंगे और उस पर एक समरी हम फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आपके लिए आसानी इस तरह से हो जाएगी कि मैं चूंकि इसके कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, कुछ बुक्स, कुछ मटेरियल, कुछ नोट्स भी आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा, लेकिन साथ साथ जिस रिदम से मैं आपको ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुलाइज कराने की कोशिश करूं, मैं उम्मीद करता हूं कि उस रिदम को आप नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज अगर आप किसी भी थिंकर, किसी भी फिलोसोफर के एरा, उसकी थॉट्स, उसका रिदम और फिर उसके इम्पैक्ट्स हिस्ट्री में क्या हुए और आज क्या हुए और फिर उससे उन्होंने क्या क्या चीजें कौन कौन से फायदे, कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल किए, या उस सिविलाइजेशन ने कौन सा टर्न लिया, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल होती है। और दूसरी बात ये, चूंकि हम रियासत का अलूम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, द आर्ट एंड साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट पढ़ रहे हैं, हम भी एक रियासत का हिस्सा है। पाकिस्तान में भी रियासती अमूर को हमने समझना है। हमारा अगला पोर्शन जब हम फिलोसोफर, मुस्लिम और वेस्टर्न कवर कर लेते हैं तो आइडियोलॉजीज का आता है, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस का पोर्शन आता है। तो वहां तक जाने से पहले हमारा एक ओवरऑल बैकग्राउंड डेवलप हो जाए और हम फिर बड़ा इजीली एड्रेस कर सके उन मामलात को जो पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान की सोसाइटी से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, पाकिस्तान की अशराफिया से, पाकिस्तान के इदारों से और पूरे के पूरे आर्किटेक्ट ऑफ स्टेट से कनेक्टेड है। और फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी खतरनाक आप समझ लीजिए एक्टिविटीज हैं, या वो कौन सी ऐसी खतरनाक डिसीजंस और पॉलिसीज हैं जिस वजह से पाकिस्तान आज 75 साल बाद एक ऐसी नहज पर आ चुका है कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, यूथ प्रेशर में है, डिप्रेशन में है, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पे है, स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है, एक्सपोर्ट्स नील हो चुकी है, ना होने के बराबर है, इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। तो इन तमाम की तमाम अदवार को अगर तारीखी तौर पे देखा जाए तो यूरोप भुगत चुका है। तो हमें देखना पड़ेगा अपने आज के मुकदमे को, आज के पाकिस्तान के मुकदमे को डील करने के लिए और इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए कि तारीख के वो कौन से अदवार थे जहां ये लोग इमर्ज किए और फिर इनकी इन थॉट्स ने सोसाइटीज को अपने पैरों पे खड़ा किया, डेवलप किया और दुनिया की बड़ी एम्पायर्स में वो सोसाइटी, वो वेस्ट आज हमें नजर आता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, स्टेबिलिटी के साथ साथ आईटी इंडस्ट्री है, एडवांसमेंट, बहुत कुछ हमें पर नजर आएगा। तो इन तमाम चीजों को हमारा मकसद ये है पॉलिटिकल साइंस को इस डायनामिक्स में अंडरस्टैंड करना। तो हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं जी, और बात हम शुरू करेंगे द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि उनकी पहली जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिट ऑफ लॉ की,